बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी। टुडे आवर गेस्ट इज बुरहान रसूल। Just a bit of introduction about Burhan. He is currently a public policy and management consultant working with the World Bank. But that's just the tip of the iceberg. From what I know of him, he's a leader in himself, and he has expressed that leadership quality and capability that he has throughout his career, throughout his educational life, throughout his social life. So आज हम उस पूरी कहानी को बुरहान रसूल से सुनेंगे और उससे अपने एक्सर्प्ट्स निकालेंगे। जी बुरहान रसूल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। मैंने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये हुँ, तो सिर्फ वो है जो मैं आपको के बारे में जानता हूँ। लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे आपकी अर्ली लाइफ से, स्टार्टिंग विद योर स्कूलिंग, योर सोशल एक्सपीरियंसेस एंड देन योर वर्क एंड ऑल। सो हुँ। प्लीज टेक अस थ्रू दैट। हाउ वाज योर अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस? So early life, I started my schooling from Crescent, ओके, and then I went to government college, and from government college to FAST. FAST में मैंने undergrad computer science and then masters in software project management और फिर worked in different startups and ultimately ended up working at PITB with the government of Punjab, and then got an opportunity to go to the US and study there from the Maxwell School in New York. और उसी टाइम पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट द वर्ल्ड बैंक एट देयर हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे उनकी गव टेक टीम के साथ। और फिर वापस आके आई हैव बीन एंगेज्ड विद द टीम इन मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। ओके। अच्छा, ये तो आपने एक समरी दी है और हम्म, इसके अंदर बहुत कुछ खजाने छुपे हुए हैं। हम्म, तो मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि लीडरशिप जो है ना, बंदा डेवलप होता है विद स्मॉल स्मॉल पिकअप्स इन हिज लाइफ। हम्म, और मुझे लगता है आपने स्कूल का नाम लिया, क्रिश्चियन स्कूल, ग्रेट स्कूल ऑफ दैट ईरा, और मेरे ख्याल है अब भी फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि लीडर्स पैदा कर रही है, और फिर फास्ट अपनी जगह पे। सो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज होगा, क्योंकि आप एडल्ट हो रहे होते हैं उस वक्त, या थोड़ा देख रहे होते हैं। वहाँ पर क्या लीडरशिप आपने देखी, क्या देखा, किन चीज़ों ने आपको मोल्ड किया कि यार नहीं, क्वेश्चन करना है रियलिटी को, देखना है, जांचना है, क्वेस्ट है, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? सो गवर्नमेंट कॉलेज में सो देयर वाज दिस यू नो a liberal mindset, ओके, and I was coming from a very fundamental religious background. I had developed certain uh, belief systems which I thought were, the end all. And then when I went to government college, where I met very, very thorough and deep people who had over time accumulated and developed a lot of beautiful knowledge. There, I ended up questioning myself, my journey, my thought process, my belief system, questioning the way things are working around the world, within my family, within my friend circle, within Pakistan and politics and so on and so forth. So I think government college actually triggered all of that in me. ओके। सो ये जो सवाल करना है अपनी रियलिटी को, जो आपको सराउंड कर रही होती है, मतलब ये है कि इस इन सवालात के करने से इंसान में ऑल्टरनेट थिंकिंग कैपेसिटी पैदा होती है। या गवर्नमेंट कॉलेज का जो कल्चर था ना ओवरऑल, और उनका मोटो है करेज टू नो, so questioning was appreciated ओके। or encouraged. So if you are asking questions which is challenging, which is contradicting the existing knowledge base, so उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था और उसको स्नब नहीं करते थे, ओके। सेलिब्रेट करते थे। ओके। सो ओके। वो वो मेरा ख्याल है वो इनकरेजमेंट, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ कि भाई यू कैन थिंक फ्रीली, हम्म। दैट्स वेयर द चेंज हैपेंड। ठीक है। उसके बाद यू वेंट टू फास्ट फॉर या कंप्यूटर साइंस। जी। और चूंकि मैंने वो ऑब्जर्व किया हुआ है इरा आपका, हुँ, सो यू टुक ऑन अ लॉट ऑफ यू नो existing beliefs and policies. हुँ, What हुँ। was that story? So fast में, so but I was confident in terms of my beliefs, my perspective about life, और उसकी बेस के ऊपर आई वुड जस्ट लाइक इन गवर्नमेंट कॉलेज एक बंदा क्वेश्चन करता व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ थिंग्स आर मूविंग, सो आई ऑब्जर्व्ड कि बच्चे जो हैं बहुत सफोकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा एक माहौल बनाया हुआ है ऐसा जैसे किसी आप केज में हों और आप अल्ट्रा डिसिप्लिन टाइप सी ना चीज़ के जी, आपने शलवार कमीज़ क्यों पहनी हुई है, या आपने चप्पल क्यों पहनी हुई है, या आप इधर क्यों बैठे हुए हैं, ये लड़की आपके साथ क्यों बैठी हुई है, और कि नॉनसेंस बजाय उधर फोकस करने के ऑन एजुकेशन। तो वो सफोकेटिंग सा माहौल था और लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है।
So in one of those incidents, I questioned the director of the campus who was in charge and asked him, "Sir, is this the legacy you want to leave behind? कि people are afraid of talking to you, they don't like you. This is how you want to, leave to the next world. This is what you want, really?" Okay, okay. So that was, where he, kind of stopped, and that's where we developed this. Uh, some Working sort of working relationship, yeah. relationship कि यार बताओ, give me feedback, what's going on. And he also started looking at his ways of doing things differently, कि ये बड़ा blunt किस्म का, ये कोई हुँ, जवान है जो कि हुँ। मतलब कोई सो फिल्टर नहीं है। सो बेसिकली मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि जो डर्थ ऑफ लीडरशिप है हम्म, या लीडरशिप का ना होना है, हम्म, वो भी बहुत बड़ी वजह होती है कि मैसेज के जो अरमान है या हम्म, उनके जो मसाइल हैं, उसका मैनेजमेंट पे या कर्ता-धर्ताओं पे असर नहीं हो रहा होता बिकॉज़ हम्म। उनको कम्युनिकेट कोई नहीं कर रहा होता। सो नोबडी स्टेपिंग अप ना, सो होता यही है कि एवरीबडी इज अफ्रेड कि जी हमें फाइनेंशियल या पर्सनल सोशल कोई नुकसान ना हो जाए। So nobody is speaking up to the injustices going on, चाहे वो छोटे हों, बाद में जाके लगता है मीनिंगलेस थे, बट उस टाइम पे they were big things for us. So when you don't speak up and you expect somebody else to do it for you, तो वहाँ आके फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है where somebody like me stepped up and I said कि जी इसको ठीक करना है हमने और आगे चलना है। एंड प्लस उस वक्त थोड़ा सा एक और इन्फ्लुएंस था मेरे दिमाग में कि चूंकि मैं आ गया हूँ फास्ट में, so can FAST be the best university of the world? ओके, Can we make FAST the MIT of Pakistan, if not या, the world? या, So what's the difference? So इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी डेप्थ है, they added great value. कंप्यूटर साइंस क्या होती है, द साइंस बिहाइंड एक्चुअल कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशंस किस तरह चलते हैं, लॉजिक किस तरह बनता है, ये मेमोरी किस तरह स्टोर होती है, तो इमेंसली एक हुँ, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है। So why aren't we not the top ओके, when you're blessed with such phenomenal teachers, faculty members, and everybody seemed unhappy at that या, time, ना? तो हर बंदा ही सफोकेशन बैठ में जी रहा ऐसे था। ही मतलब सोच रहा है कि जी ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, जबकि immense good was being imparted. So that was the time when I stepped up and I started asking questions, and then things changed thanks to the management at that time. They started listening, engaged me with others, and my journey began. सो लेगेसी जो फास्ट की है, Mhm, क्योंकि आपने वो एक अलुमनाई वाली चीज़ काफ़ी देर तक mhm, you've kept it with you. mhm. Do you think that made a difference to the people coming, later on? Well, I think it did in a lot of different ways. So culture of fast has come a long way, बहुत different हो गया. It's now more inclusive. Okay, uh, Now alumni accomplishments are celebrated, okay, and now we have a campus director in Lahore who is an alumnus of, okay, of, very good, of our same batch. very good. So matlab, things have changed in a ठीक lot है, of ठीक है. good ways. Yeah, yeah, And you see people, with that leadership capability coming forward, yeah, yeah. and Yeah. there's a lot that you have inculcated in them through your Well, I leadership. was part of the team, so it was many people worked together. They were kind enough to elect me and then promote me and push me and back me up. So I was just the face. Okay, There were okay, a lot of depth. There were a lot of people behind me okay. who किंग मेकर pushed भी me. बहुत लोग थे। होते हैं, बिल्कुल ठीक होते है, ज़बरदस्त, ठीक है। ओके, सो दैट वाज़ द फास्ट स्टोरी। हैं। उसके बाद आप चले गए पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। हम्म, अ, ये चूँकि एक पब्लिक इदारा है हम्म, और यहाँ से मेरे ख़्याल है आपका एक पब्लिक लेवल पॉलिसी और एंगेजमेंट का सफ़र शुरू होता है। हम्म। ये इदारा क्या है? आपका इसमें क्या रोल था? क्या इम्पैक्ट उस इदारे का था पब्लिक पे, आप पे, उसके अंदर? उसके बारे में थोड़ा बताएँ। So IT board was a big opportunity for me, और मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था of getting there. और फिर I was under the leadership. I was given this opportunity to be independent, ओके, to think freely, and my type के जी मुझे कोई कंट्रोल ना करे और मैं खुद ही अपनी रास्ता को खुद ही मैं जॉट डाउन करूँ, मुझे कोई इन्फ्लुएंस ना करे, तो वो स्पेस मुझे मिली और मुझे इंडिपेंडेंस मिली उसमें। आई हैड कंप्लीट से ऑन होम टू हायर,
ओके। and what to work on and what not to work on. और कोई चेक्स उस तरह से नहीं थे कि भाई फ्री थिंकिंग पे कि जी मैंने कोई आइडिया है को मैं करना चाह रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट, तो आई हैड कंप्लीट autonomy. So different things happened, but ultimately I ended up deciding कि भाई मैंने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आई वाज स्प्रेड टू थिन और आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ट्राइंग टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड रियलाइज कि यार हर एक चीज़ जो है ना वो बिगड़ी हुई, इंतहा की बिगड़ गई हुई है। तो उसको ये नहीं हो सकता कि कोई मैजिक कोई एक चीज़ जो है उसको सारे को फिक्स कर दे। तो हर चीज़ के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके अंदर जाके समझना पड़ेगा, और फिर कोई ओवर टाइम कोई सॉल्यूशन इवॉल्व होगा। पीएटीपी का मैंडेट क्या है? सो मैंडेट पीएटीबी का तो आईटी सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकली अनेबल करना है गवर्नमेंट को, ये दैट्स द मेन थिंग। तो अब वो और भी चीज़ों में पीआईटीबी आ गया हुआ है, ख़ास तौर पे इनोवेशन वाली साइड पे, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी incubators, और somewhat influencing the curriculum now, education side पे e-learn for example, uh, और educating the bureaucracy for instance, इनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब तो खैर पीआईटीबी बहुत उसमें चला गया है, बट ये है कि अगर आप मेरी पर्टिकुलर एरिया के हवाले से उसको देखें, तो मैं आई ऑलवेज कंसीव्ड इट एज डेटा डिजिटल डेटा जनरेटिंग यूनिट फॉर द गवर्नमेंट। ओके। और मेरा ये कंक्लूजन टुवर्ड्स द एंड ये था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी डेटा सफरिंग। ओके। सो ओवर टाइम बहुत चीज़ें लर्न की, मुख्तलिफ पहले कंक्लूजन कुछ था, फिर कंक्लूजन कुछ बना। तो मेरा भी जो कंक्लूजन रहा है अबाउट व्हाट आवर प्रॉब्लम्स आर, वो इवॉल्व ही करता रहा ओवर टाइम। पहले मुझे लगा जी एजुकेशन फिक्स हो जाएगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फिर मुझे लगा कि यार एजुकेशन तो बात की बात है, लोगों को तो हेल्थ नहीं मिल रही है और लोग तो मर रहे हैं और ये हो रहा है, तो पहले हेल्थ तो फिक्स करो। फिर ख्याल आया कि यार ये तो ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन टेररिज्म वाज एट इट्स पीक या। एट दैट टाइम, टॉकिंग अबाउट 2014-15। तो बहुत धमाके हो रहे थे, पुलिस वाले मारे जा रहे थे वो, और करप्शन की बातें, और ये वो कि मुल्क में करप्शन बहुत है वो। सो आई थॉट कि यार अगर बंदा बचना ही नहीं है तो तालीम और सेहत तो बाद की बात है, तो पहले पाकिस्तान को बचना है, तो फिर आगे चीज़ होनी है। तो लेट्स फोकस ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि वो जब डाइव इन किया तो समझ ही आई थी कि जो क्रिमिनल्स हैं दे बिकम टूल फॉर द टेररिस्ट, ओके। और वो इट ऑल स्टार्ट्स विद पॉवर्टी। राइट। सो या तो पॉवर्टी को पकड़ लो, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पकड़ लो, या एजुकेशन को पकड़ लो। मतलब बिगाड़ बहुत ज़्यादा है, हर ठीक है। तरफ ही बिगाड़ है। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं पकड़ा जा सकता, तो स्टार्टेड विद पुलिस ओके। कि जी इधर फोकस किया जाए, बड़ी डिटेल से उनके जो रजिस्टर्स हैं थाने के, उसको स्टडी किया, उनका कल्चर समझने की कोशिश की। इट वाज जर्नी, बट एट द कोर ऑफ इट वाज द द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडरशिप एट दैट टाइम, पॉलिटिकल एंड आल्सो द सिविल, कि जिसमें आई गॉट एक्सेस टू ऑल रैंक्स ऑफ द पुलिस, वेयर बाय एक नॉलेज बेस डेवलप हुआ। मतलब मैंने आई वाज एबल टू इंटरव्यू, ओके। ये होते हैं ट्रेनिंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, ठीक टी है। ए एस आई, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, फिर एसपी, एसएसपी, उससे पहले एएसपी, और फिर इस तरह आगे डीआईजीज, फिर एडिशनल आईजीज। सो सारे रैंक्स को मतलब सैंपल के तौर पे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कल्चरल डिवाइड पुलिस के अंदर क्या चल रहा है, रैंकर्स का क्या सीन है, और जो पीएसपीज हैं उनका क्या सीन है, लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ऑपरेशन किस तरह चलता है, इनका इंटरेक्शन विद प्रोसिक्यूशन क्या है, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट आई फोकस्ड ऑन पुलिस डिपार्टमेंट ओके। टेक्नोलॉजी, उसमें उनको आपने टेक्नोलॉजिकली इनेबल करना था। अनेबल करना था, राइट। क्योंकि पुलिसिंग तो उन्होंने ही ठीक है। करनी। सो मुझे वहाँ पे ये समझ आई कि इनके पास इतना ये लोग टाइम वेस्ट करते हैं इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इन मॉनिटरिंग, जो इन्होंने करना है कि कितने क्राइम्स हुए हैं, किस किस्म के हुए हैं, कहाँ हुए हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है, कौन इस केस पे लगा हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स किसकी हो रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो उस सारे को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इंटीग्रेट करना ज़रूरी था कि सिस्टम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें और इंटरलिंक्ड हों, तो बार बार एंट्रियाँ ना करनी पड़े, और कनेक्टेड सेंट्रल सिस्टम हो विच हेल्प्स
everybody, especially people at the top, in terms of visibility कि करना क्या, problem है क्या, let the data speak In time. इन टाइम। सो राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो फॉर एग्जांपल क्या कोई ऐसा मोबाइल ऐप बनाई जा सकती है कि जी आप कोई किसी बारे में सर्च करें तो आपको फ़ौरन मिल जाए? क्या फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी बंदे को फ़ौरन पता लग सकता है, तो उसको आप बिला वजह अरेस्ट करके आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है एक प्रिजन को, तो आप उसमें से उसको फ़ौरन निकाल लें, उसको ज़रूरत नहीं है बिला वजह लोगों को रखने की। आइडेंटिफाई करना है किसी को, तो नादरा से फौरी तौर पर इंटीग्रेशन हो, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से इंटीग्रेशन हो। तो जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसको डिजिटाइज किया, फिंगरप्रिंट्स थे पेपर बेस्ड, उनको स्कैन करके उनकी एक फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट करके उनकी डेटाबेस बनाई, शेयरेबल सर्चेबल वो बनाई टू अ लेवल के रिमोटली सर्चेबल के जी एक बंदा जो है वो वाईफाई के थ्रू एक डिवाइस से उसको फिंगरप्रिंट डालता है और वो जाके That's a huge या task. और मिसाल एक बंदा फौत हो गया है, Yeah. पता लगा जी ये बॉडी कौन सी है जी, इसको पकड़ें जी, Mhm. इसको इसके फिंगरप्रिंट्स लेके आप सिस्टम में डालें, पता लगता है जी ये तो भाई साहब डकैत हैं और इनके पास तो 16 केसेस डकैती Mhm. के हैं, Mhm. और ये भाई साहब जो हैं ये तो प्रोफेशनल कोई रॉबर हैं या मर्डरर हैं। तो और प्लस ये है कि इस सारे को फिर हमने इंटरकनेक्ट किया विद दी होटल की जो चेक Okay. इन्स होते हैं उनके साथ, कि अगर कोई टेररिस्ट जो है या कोई नॉन ऑफेंडर जो है वो कहीं चेक इन करता है तो वो पता लग सके, अगर कोई टेनेंट है उसका पता लग सके, अगर किसी ने मुलाजिम घर में रखना है तो उसका क्रॉस चेक फौरी तौर और पे हो ये सके। रियल टाइम पे इंटीग्रेट रियल रहता था? टाइम जी, रियल अच्छा। टाइम पे इंटीग्रेशन थी। सो वो एक मेजर, फिर आपस में इनकी पुलिस के विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, उससे बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है सारे क्राइम्स को भी और चेंजिंग कल्चर को भी। सो उसका पूरा एचआर का रिकॉर्ड उसको ऑटोमेट किया, तो लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मोर देन 33 वेकेंट पोजीशंस विद इन द पुलिस। Okay. और दे वर सरप्राइज कि जी ये इतनी सारे वेकेंट कैसे हो सकती हैं। 33. 33,000 33,000. था। Okay. Okay. तो फिर नई पुलिस फोर्सेस जो हैं वो सेटअप हुई, डॉल्फिन वगैरह और बाकी। तो अमेजिंग कंफर्ट मिलती है आपको, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि Absolutely. यार ये लोग, इनका ख्याल था कि कहीं ये ना हो कि जो हमारे घरों में कोई मुलाजमीन हमने रखे हुए हैं, ख़ासतौर पर अगर किसी रिटायर्ड अफसर को दिए हुए हैं, तो कहीं वो ना हाईलाइट हो जाएं कि यार ये Mhm. उधर डिप्लॉयड है, तो वो Mhm. ना वापस ले ले कहीं। Mhm. पता लगा कि नहीं, उनको लेना दूर की बात है, अभी तो नफरी बहुत है जो कि आपको आपके पेरोल पे है और वो आपने हायर नहीं की हुई। सो इस तरह से, और विजिबिलिटी के जी उस थाने में हमने ज़्यादा लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है जिस थाने में कंप्लेंट्स ही कोई नहीं आती, और उस थाने में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बंदे थोड़े हैं। तो क्या बात ये है? एक इन्वेस्टिगेटर के ऊपर सारे केस लादे हुए हैं एक पूरे थाने में, वो मूव वहाँ से कर जाता है तो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, और बाकी जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो चिल कर रहे हैं, उनके पास So, कोई so नहीं। this gigantic task हम्म। was being done in 2013-14. प्राइमरीली 14 में स्टार्ट किया था। 15 के एंड तक इट वाज ऑल डन, Okay. और फिर वो रोल आउट जब हुआ है, सो लाहौर वाज द मेन इन्फ्लुएंसर, मेन गेम चेंजर। सो लाहौर में जब चीज़ें हुई हैं, अडॉप्ट हुई हैं, चली हैं, उसके बाद फिर इट वाज वेरी क्विक। आईजी साहब ने उसको पूरे पंजाब में रोल आउट किया। फिर वो एडी ख्वाजा साहब वाज सिंध के आईजी थे, ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव, और उन्होंने कहा जी कि जो आप लोगों ने बनाया हुआ है आप हमें ये सारा दे दें, हमें Hmm. मतलब चीज़ Hmm. कर दें और इंटीग्रेट हो जाए, Hmm. दोनों चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएं, पंजाब और सिंध सेंध इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट हो जाए। सो वो इतनी, यानी एक बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी पोलिटिकल एक राइवलरी होती है, उसके बावजूद तो वो हुआ, और एज अ रिजल्ट उनका डेटा और जो पंजाब का डेटा था वो इंटीग्रेट हुआ। सो जो मेन इसमें कमाल था वो ये कि वहाँ के जो डाकू थे और मर्डरर्स, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब वो चेक इन किया ना इधर पंजाब में। पंजाब में, एक गालिबन एक टेनेंट के तौर पे यहाँ पे आए थे, तो वो अलर्ट जब जनरेट हुआ कि जी वो आपका बंदा जो है वो इधर भाई हम्म। साहब आए हैं। हम्म। सो आप दायरा तंग कर देते हैं ना जी हाँ, क्रिमिनल्स का, जी हाँ, कि जी हाँ, आप कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान से भागना ही पड़ेगा। जी यानी हाँ, कि जी हाँ। इट्स नॉट अ प्लेस फॉर यू। फिर देन इट जस्ट अब सारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम जो है वो चल रहे हैं। पैरेलल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को फिर ऑटोमेट किया, उसको विद प्रोसिक्यूशन एंड विद पुलिस उसको लिंक किया। और जो लास्ट जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त हाई कोर्ट से परमिशन रिक्वायर्ड थी फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू शेयर देयर डेटा डिजिटली टू पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन। तो ख्याल ये था कि अगर अदालतें अपना जो अगली नेक्स्ट हेयरिंग डेट है और उसमें किसको पेश करना है मुलजिम को, उसको भी ले आएँ, तो प्रिजन
पुलिस, प्रोसिक्यूशन, दे विल हैव अ कैलेंडर कि या हमने किस तारीख को किस बंदे को जेल से लाना है और अदालत में पेश करना है। दे कुड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ बजाय इसके कि भाई वो सुबह से आके बैठ जाएं और जब हम्म उनकी बारी आएगी वो तब हम्म उनको पेश करना है। सो इज इट इन प्रैक्टिस नाउ? सो ये वाला भी रह गया हुआ है। सो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे कि जी आप डेटा शेयर करें विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिजिटली, सो वन वे तो हो रहा है, वो तो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। तो दिस कुड बी रियली हेल्पफुल और तो अच्छा आपके ख्याल में ये चीज़ क्यों रुकी है? बिकॉज़ ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेल ये कल्चरल मसाइल हैं। यू नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। ये ओके, कल्चरल मसला है। जिस तरह रैंकर जो हैं पुलिस राइट, में वो सीनियर पीएसपीज के साथ जाते ठीक हुए है। डरते हैं, घबराते हैं, अगले टाइम ही नहीं देते। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो कल्चरल इशू है कि हाई कोर्ट वाले जो जज साहिबान हैं वो हाँ, बड़े लोग हैं। सही है। तो अब छोटे ने बड़े के पास जाना है तो वो ज़रा ज़रा प्रोटोकॉल को देख के जाना है, राइट, राइट। उनका मूड देख के सो इट जाना हैज़ टू बी टॉप डाउन। है। इट हैज़ टू बी पाकिस्तान कल्चर ऐसा है। ठीक है। तो तो दिक्कत तो हमेशा ही होती है। जो ये ट्रिगरिंग पॉइंट ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है जब ऊपर टॉप पे लीडर एक ऐसा अच्छा आ जाए जो अ, थोड़ा-सा जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग वाला हो। ओके, व्हाट इज़ ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग? सो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग ये है कि वो एक तो होता है कि आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भई बताओ क्या मसाइल हैं? ठीक है। और आप उसको बता रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात को। वो कह रहा है जो भी मैंने तो एक टिक मार्क कर लिया कि मैं लोगों से पूछता हूँ। हुँ, सो रिफ्लेक्शन करना ऑन व्हाट माय नॉलेज इज एंड व्हाट ही इज सेइंग और उसको कंज्यूम करना और उसको इन अ वे एंगेज इस तरह से करना कि यू देन make your decision based on from what the consciousness of the lower cadre is saying और उनकी क्या वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। सो वो जो लीडरशिप क्वालिटी ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग वाली है, ये मुझे लगता है कि ये शायद ही कभी कोई बंदा आता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है टू रियली गिव रिस्पेक्ट टू हिज जूनियर्स जो पहले से काम कर रहे हैं फील्ड में। आम तौर पे रिवाज ये होता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आके ठीक करूंगा, सारे बेवकूफ़ थे, डम थे, मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार आदमी दुनिया का। वो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग को वो डिसमिस कर देते उस टाइम। डिसमिस कर तो सो हुँ, ये जो एक हमारे ओवरऑल सिस्टम में लैक करती है चीज़, वो आपस की यानी कि इकट्ठे सिनर्जीज क्रिएट करना और बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्क किसी ने अगर किया हुआ उसको आगे लेके चलना, ये कुछ मैंने देखा है होते हुए और उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, फ़ायदा होता है। लेकिन जनरली ये है कि जी मैंने अपने झंडा गाड़ना है। अच्छा, हुँ, हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पार्टी सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपने 5-6 साल एक बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, हुँ, उनकी कंटिन्यूटी क्वेश्चन मार्क हो जाती है बिकॉज़ लीडरशिप चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि अ, ये एक फ़ेज़ वाइज़ लर्निंग है? सो इसमें जो जो पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका क्या हल है। तो जब मैं इधर मैक्सवेल स्कूल गया तो वहाँ पे मुझे मौका मिला लीडरशिप थ्योरीज़ पढ़ने का। ओके, और अमेरिकन जो डिफरेंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड का, उसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग लीडर्स और ख़ास तौर पे मैनेजरियल लीडर्स who have a capacity to really work with others, with ओके, other leaders, राइट, ठीक? और एक respect for backgrounds and mental models of others. So people come from different, backgrounds and influences. So they develop this behavioral thing in them कि वो किसी को disrespect नहीं करते, dismiss नहीं करते और वो अगले को अ, समझते हैं कि वो जो बात कह रहा है वो पूरी अपनी दयानतदारी से कह रहा है और पूरी समझ-बूझ के साथ कह रहा है तो उसमें कोई विज़डम होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली व्हाट ही इज़ सेइंग। सो यहाँ पे डिसमिसल फ़ौरन होता है पहले कि चल तेनू की पता, मैं तैਨੂੰ दसना असल होंदा की है। तो ये कल्चर ऑफ पहले ऑफ एक्सेप्टिंग समबडीज़ थॉट्स, रिस्पेक्टिंग समबडीज़ ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग वाली बात आ जाती है। So that leads to a teamwork. ओके, So you are able to uh, develop this habit of working together. अगले को समझना, उसमें important चीज़ होती है कि आप पहले अपने आप को समझें। सो एक है मेरी esteemed self या और एक वो है जो कि मेरी perceived self है कि जो लोग मुझे perceive कर रहे हैं और एक जो मैं खुद से
अपने आप को समझता हूँ कि मैं कौन हूँ। हम्म। और उसमें फिर ये इम्पोर्टेंट है फॉर सेल्फ अवेयरनेस, और फिर उसमें सोशल अवेयरनेस कि मैं सोशली कहाँ खड़ा हूँ, लोग कहाँ खड़े हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस मिल के परसीव्ड अवेयरनेस एंड एस्टीम्ड अवेयरनेस। स्टीम। सो मैं चाहता हूँ कि मैं यूं हूँ। ठीक है। तो वो मेरी एस्टीम्ड है। स्टीम्ड है, ख्वाहिश है कि मैं यूं हूँ, हम्म। और मैं अपने आप को समझने में ये लग जाता हूँ। तो रियल में मैं वैसा नहीं हूँ। सही है। तो वो देयर इज अ गैप। या। ठीक। वो गैप कभी कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना सारी उम्र। ठीक है। ठीक है, वो ये समझते हैं मैं ही ठीक हूँ। तो वो वो लोग फ्रीक्वेंट उनकी होती रहती हैं, वैल्यूएशंस भी होती हैं, सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं, और टीम में चूंकि काम कर रहे होते हैं तो जिस तरह वहाँ पे हमें एक दूसरे हमने अपने खुद असेसमेंट्स की, फिर हमारे जो कोहोर्ट में और लोग थे उन्होंने हमारी असेसमेंट्स की। तो हमने समझने की कोशिश की कि वो हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं और हम अपने बारे में क्या समझ रहे हैं, और गैप क्या है। और जब आपको दूसरे की सेल्फ असेसमेंट आपके सामने आती है कि ये अपने बारे में ये सोचता है, इसकी ये थिंकिंग पैटर्न है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा आ कहाँ से रहा है, इस फेयर इनफ। व्हाई इज ही बिहेविंग द वे इज बिहेविंग, हम्म। क्योंकि ये फलानी टाइप है। हम्म। सो इट इज इजियर फॉर यू टू रिएक्ट टू हिज इरिटेटिंग थिंग्स जो आपको इरिटेट लग रही हैं, तो आपको और समझ आएगा रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। राइट। तो वो राइट। फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है। फिर आप उसकी कमियों को नहीं फोकस कर रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये है, मसला है, इसका ये तरीका होता है, इसको ये चीज़ ट्रिगर करती है, तो ये ना करें बात। उस बंदे की जो बेस्ट चीज़ वो जो बोल रहा है ना, वो आप सुन पाते हैं, वरना अदरवाइज आप एक ब्लॉकेट लगा देते हैं कि यार ये तो है ही नॉनसेंस, ये जो बोल रहा है नॉनसेंस ही है। हम्म। अब ये जो लर्निंग एस्पेक्ट है ये आपको मिला मैक्सवेल से। Actually, हाँ। अ, क्या ये लर्निंग एस्पेक्ट कैन नॉट बी इनकलकेटेड विद इन आवर सिस्टम्स? अ, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए ना जो 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 बंदा आपको पढ़ा रहा है, उसकी मैच्योरिटी, उसका एक्सपोज़र, ख़ास तौर पे मैं तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करूँगा या पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से बात करूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख़्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप से वो नीचे चीज़ आनी है। ओके। सो उनका मैच्योर होना, उनका एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एंड टू रिस्पेक्ट अदर्स मेंटल मॉडल्स, एंड टू सॉर्ट ऑफ एडमिट देयर रियलिटी एग्जिस्टेंस, कि ये भाई ये वाकई एक एक लोग हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, या लोग जो मिल के काम करने की जो एबिलिटी ह्यूमंस में बननी चाहिए ओवर टाइम, वो तभी आएगी जब उनको कुछ सिखाने वाला, एबिलिटी वाला, या हम लोगों को अपनी जो विलेज मेंटालिटी, एक साइलो मेंटालिटी या। है, जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे एंड वी डोंट वेक अप टू रियलिटीज ऑफ लाइफ के दूसरे गांव भी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे भी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, और मैं अपने गांव का चौधरी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गांव में कोई चौधरी नहीं है, और अगर दूसरे गांव का चौधरी है तो उसको मेरे से नीचे होना चाहिए। तो जब इस मेंटालिटी से हम बाहर निकलेंगे एंड वी एक्सेप्ट others as equally important people, and how to work with them, how to coordinate, cooperate. तो चूंकि आपने इन कल्चर्स में काम किया, आपको एक तो है कि हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो रहा है, क्या ये हो रहा है? क्या अभी हमारे कल्चर में ये चेंज आ रहा है? अभी तो नहीं लग रहा फिलहाल एज वी स्पीक, बट ये है कि मेरे जैसे और लोग भी हैं, आई एम नॉट द ओनली वन जो मतलब जिसको ये पता है। सो अगर वो वॉइसेस लीडरशिप पोजीशंस पे आती हैं, इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे आती हैं, तो ये इट विल टेक 5 to 10 years फॉर द माइंडसेट्स टू चेंज। उसके बाद एक आई थिंक आपका थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट हो गया था, ऑटोबॉट्स वाला, करप्शन वाला। करप्शन वाला। व्हाट वाज हाँ दैट प्रोजेक्ट वो, एंड? हाँ सो मैं थोड़ा सा आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे, ओके। सो टू से। आई वाज इन अ मीटिंग, हम लोग चूंकि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कमेटी वाज मर्ज विद आवर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी, तो इकट्ठे हम लोग बैठे हुए थे। उसमें डिस्कशंस होते होते ये बात आई कि जी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कोई नहीं है, तो क्या होना चाहिए। तो जस्ट आउट ऑफ नोवेयर आई थॉट कि जी हाउ अबाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम गैदर कर सकते हैं डेटा, और हम स्पेंडिंग्स और जो अर्निंग्स हैं उसका गैप निकाल सकते हैं, कि भाई जो लोग जो उनकी अर्निंग्स हैं और जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी वेल्थ वगैरह स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, और जिस तरह की वो स्पेंडिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें अगर गैप आ रहा है तो हम एक एवरेज उसकी निकाल लें। तो जो 3 times डिविएट कर रहा हो, उसको आप पूछें कि भाई ये कुछ ज़्यादा डिविएट हो रहा है, तो तो ज़रा कम करो बताओ थोड़ा। ज़रा कि ये क्यों, ये क्या चक्कर है, ठीक गड़बड़ है। तो नहीं है कोई। अगर तो वो एक्सप्लेन कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो तब नैब उसके ऊपर ना
इंक्वायरी करे, क्योंकि अगर तो आप हर एक को इस बात पे तंग करने लग जाएंगे कि भाई आपने फैसला गलत किया, तो फैसले तो गलत हो सकते हैं। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑफिसर के पास, उसकी बेस पे उसने करंट सिनेरियो, करंट हम्म। इन्फॉर्मेशन की बेस पे उसने फैसला करना है। तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग। या अब हम खुदा तो है नहीं कि 360 व्यू हमारे पास हर चीज़ का पता हो। सही। तो सामने देखने पीछे का नहीं पता होता, दीवार के पीछे क्या हो रहा है इसका नहीं पता होता। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें गलतियां तो होंगी। तो अब क्या वो मेलाफाइडी है या बोनाफाइडी है? अगर तो मेलाफाइडी है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन मेरे फाइनेंशियल्स पे होना चाहिए, राइट। मेरा लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए फिर उससे। बिल्कुल। ठीक। तो अगर मेरा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं हो रहा, हम्म। तो फिर छोड़ दो यार, माफ कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, फॉरगिवनेस थोड़ी सी रखो। अगर तो कोई फाइनेंशियल मुझे फायदा नहीं हुआ, तो दैट वाज द इंटेंट ओके। ऑफ दैट सिस्टम। बट bureaucracy was of the viewpoint कि this could be exploited by anybody at any given point in time। तो ये तो आप बहुत बड़ा टूल दे रहे हैं जो कि बैकफायर कर सकता है। विच इज करेक्ट। हम्म, उनका उनका जो जाविया है वो ठीक है हम्म, कि आप बोनाफाइड होने के नाते बहुत सी एजेस ले जाएंगे, हम्म। बट एज एन इन्वेंटर डिड यू हैव ए काउंटर आर्गुमेंट टू दैट? वेल आई साइड के भाई जो फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ना, वो दैट हैज टू बी देयर। सो अगर आप उसको डिसमिस कर देंगे टोटली, इस हम्म। आइडिया को, या कॉन्सेप्ट को, तो वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये सिस्टम बनते बनते भी 4-5 साल लगेंगे इसको भी इस्टेब्लिश होने में। तो वो बनता है या नहीं बनता, एटलीस्ट एक मैसेज या जाएगा स्ट्रॉन्ग कि भाई यू आर बीइंग वॉच्ड, या बी केयरफुल। बड़ी तो आपने सांप के सर पे लाठी मारने की कोशिश की इन अ वे? वेल अनइंटेंशनली, मतलब विदाउट एनी, सो पीपल डिड वार्न मी ओके। कि इट्स नो गो एरिया, और आप कुछ ज़्यादा अपनी उससे कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सो वन ऑफ द कमेंट्स वाज कि आइडिया फैंटास्टिक है, बट इन अ कंट्री विच इज़ 5% करप्ट, सो इट्स द अदर वे अराउंड हियर इन पाकिस्तान। तो या बी वेरी केयरफुल, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सही। वन ऑफ देम इवन आस्क्ड मी कि यार तुमने बच्चों के लिए घर तो बना लिए होंगे अब तक, जो तुम इस तरह का आइडिया दे रहे हो। मैं कह रही अपने लिए भी नहीं बनाया अब तक। अच्छा, इस पूरे केस में चूंकि ये आइडिया शॉट डाउन हो गया अनफॉर्चुनेटली, लीडरशिप कहाँ पर मिसिंग थी? इट वाज टू अब्रप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एन आइडिया, क्योंकि इस किस्म के डिसरप्टिव आइडियाज जो हैं, आई थिंक इट शुड बी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किए जाएं, कि ऐसी की तैसी। वो डिक्टेटर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑफिस में तो नहीं हो सकता। What is it for the younger ones to sort of follow or to inspire from? देखिए, सबसे जो सिंपल बात है वो तो ये है कि ईमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ मेहनत करना, वो तो मतलब मस्ट है। Okay. ठीक। सो जो हमारा जो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन है ना, हर इंडिविजुअल की, अपने आप को इम्प्रूव करने के एतबार से भी, अपने आप को एवेल्यूएट करने के एतबार से भी, वो अल्टीमेटली हमारे वर्क एथिक्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ठीक है। रोज़मर्रा में। सो अगर मुझे कोई बंदा इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रहा, तो क्या मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस खुद कर सकता हूँ? मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकता हूँ कि यार ये एथिकली राइट चीज़ है या गलत चीज़ है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू वर्क एथिक्स, Yeah. तो अभी तक उसके ऊपर फोकस करना, अपने वर्क एथिक्स पे फोकस करना, और जो मिली है आपको पोजीशन, उसके ऊपर फोकस करना, अपने तो वो इम्पोर्टेंट है। सो मैं अगर, मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक घर की सफाई का काम मिला है, तो अब मैं अगर ये बहस करने लगूंगा, घर के मालिक जो हैं वो सही कमाई नहीं करके ला रहे, या वो सारा दिन सोए रहते हैं, या वो खाना ज़्यादा खाते हैं, या वो जिम नहीं जाते, और भाई तुम्हें काम दिया सफाई का, तुम सफाई अपनी ठीक कर रहे हो। सो अपना जो काम है जिसके लिए आपको इंचार्ज बनाया है, तो आपने उसको फोकस करना है कि वो आप पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ काम करने की, कहाँ नहीं मिलती है, it's all about Allah's plans for you, or your path that he has selected for you। वो कभी तो आपके इन्फ्लुएंस से, या आपके नेटवर्क से, या किसी रीजनिंग से मिल जाती है, और कभी किसी रीजनिंग के बगैर भी मिल जाती है, Hmm. तो समझ नहीं लगती है क्या हुआ। फॉर Okay, so coming back to जो हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि एक पार्टी ने आना है, वो कैसे इंश्योर करेगी कि मेरे किए हुए प्रोजेक्ट्स एग्जाम्पल। अगली पार्टी मेरे लाइक माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाउ विल व्हाई विल दे कंटिन्यू विद दोस प्रोजेक्ट्स? और इसीलिए शायद हम एज अ कंट्री इतना पीछे रह गए कि हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल ही नहीं हो पा रहे। एक अच्छा माइंड आ रहा है, दूसरा उसको बुलडोज कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप
एक दूसरे के साथ काम करते करते मैच्योर होती चली जाएगी। एक नेक्स्ट जनरेशन भी तो आनी है ना जी। जी। सो अब सारी हमारी जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आइदर इन देयर लेट 60s और देयर 70s में बैठी है ना जी। सो इमेजिन 10 years डाउन द रोड you will have new people coming up. So so वो जो generational shift होना है कभी तो होना है. So we have the luxury or the capacity of living through it. We can outlive them. So when our time comes, will we be the same as they are or will we be better? So जो हमारे से पिछले थे, so they lived in a world जहाँ पे 3 जंगें हुई हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, चौथी आप कारगिल को भी लगा लें। तो मतलब दे लिव्ड इन अ डिफरेंट पाकिस्तान। 2 टुकड़े हो गया पाकिस्तान। अब इमेजिन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ लॉस, इमेजिन रिकवरिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन एज अ नेशन। So imagine being told that you are the oppressor. Imagine that you've been lied all your life. So you're recovering from a state of mind. So you can't blame your elders for that, right? So they lived in a world which was very different from ours. So हमने तो नहीं अपनी लाइफ में कोई अपने मदरलैंड पे मेन लैंड पे हमने तो नहीं अभी तक जंग होते देखी या उस तरह से प्रॉब्लम देखी. So so can we do better because we have been provided better. So while you thank your elders for giving you a better Pakistan, can you make it even better for your generation or not? So that's the motive and that's the thought that we need to take forward. Okay, fair enough. Just sidelining from this, you work with the policy on the policy matters with the US as well, Mhm. and you worked alongside in Pakistan. तो हम जिस तरह समझते हैं कि यार हमारे मुल्क में बड़ी खामियां हैं, हमारे लोगों में बड़ी खामियां हैं, क्या सेम सिस्टम्स यूएस में भी हैं? डिड यू come across such systems या such negativities? I did get some exposure in trying to understand their laws and policies, especially when it comes to HR in public sector. उसकी बेस पे मुझे ये समझ आई है कि they've gone through an evolutionary phase of understanding how to work together. और अभी भी वो लोग परफेक्ट नहीं है. सो जो आप इमेजिन कर सकते हैं बीमारियां, सोशल बीमारियां इंसानों में, वो वहाँ पे हैं. और पाकिस्तान में जो आपको नज़र आती हैं वो वहाँ पे भी हैं. कोई ह्यूमन डिफरेंस लालच के एतबार से, किसी और नेगेटिव उसके एतबार से आप सोच सकते हो पाकिस्तान में आप कहें जी पाकिस्तान में ये बुरी बात है, तो आप कहें जी अमेरिका में ये नहीं, ऐसा नहीं है. अमेरिका में भी अगर ज़्यादा नहीं इक्वल तो होगा ही वहाँ पे भी. सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनको ओवर टाइम अच्छी लीडरशिप मिलती रही है, तो अल्लाह ने उनको अबंडेंस बहुत दी है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा ह्यूमन कैपिटल, के लोग बाहर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट उनको उनके मुख्तलिफ शोबों में उनको मैसर आ जाता है. सो अगर आप उस साइड को लें तो उन्होंने ऐसा कल्चर क्रिएट किया है दैट facilitates the intellectual mind to flourish and to grow and to ask questions and to be more liberated. So resultantly, they get access to the best of the world to come together and work together and build their nation. Right. So how do we, convince or understand ourselves Yeah. कि हम गलती क्या कर रहे हैं? सो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर जो खजाने हैं इस मुल्क के अंदर, और आई एम श्योर इस तरह अमेरिका में खजाने डिस्कवर हुए हैं और अबंडेंस डिस्कवर हुई है, आई एम श्योर यहाँ पे भी मादनियात बेतहाशा होंगी, यहाँ पे भी बेतहाशा ऑयल और मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, वो अनर्थ नहीं हो पा रही. तो थॉट लीडर्स को बैठना पड़ेगा समझने के लिए कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं. और गलत करने में सबसे बड़ी गलती जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चल चल पाते. हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकल लीडर, वो बंदा, ये बंदा जो कि मेरा दुश्मन है फॉर एग्जांपल, हो सकता है कल को वो मेरे साथ ही जन्नत में पहुंचा हो. अल्लाह का बंदा ही है, इंसान ही है, हो सकता है उसकी नेकियां मेरे से ज़्यादा हो सकता है अल्लाह को उसकी कोई एक बात ऐसी पसंद आए जिसकी वजह से वो जन्नत में चला जाए. अगर वो भी उसी जन्नत में चला गया जिस जन्नत में मैं गया हूँ, तो फिर मैं अल्लाह पे मुकदमा करूंगा. वो भी अल्लाह का बंदा है और अल्लाह को उसकी सारी खामियों का पता है.
मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मेरी भी सारी खामियों को पता है। ऐसी खामियाँ जिनका मैं एडमिट नहीं करना चाहता कि मेरे अंदर खामियाँ वो हैं, बट अल्लाह को तो पता है ना। सो मैं एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ अबाउट द वर्ल्ड। वो पर्सपेक्टिव हो सकता है मेरा झूठ पे मबनी हो, सेल्फ डिसेप्शन पे मबनी हो, बट अल्लाह को तो असल में पता है। तो कंक्लूजन अल्लाह ने बेस्ड ऑन फैक्ट्स करना है, बेस्ड ऑन जो टोटल आपका जमा हासिल है उस पे करना है। सो क्या आपस में जो इन फाइटिंग है, क्या वो अल्लाह को अच्छी लगेगी? अच्छी लगती होगी। मतलब मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, आपस में लड़ते हैं तो मुझे बुरे लगते हैं। जब सुलह कर लेते हैं तो जिसकी गलती होती है, वो अगर अड़ भी जाए तो जिससे ज़्यादती हुई है वो अगर सुलह कर ले, माफ़ कर ले, मुझे वो बहुत पसंद आता है। अरे यार ये बंदा ठीक है, ये बॉय ठीक है। सो मेरा दिल करता है कि मैं इसको इनेबल करूँ, उसको और दूँ, ही इज़ अ गुड गाय। तो ये क्या अल्लाह ताला नहीं चाहते होंगे कि यार ये मैंने ही बनाए हुए हैं बच्चे, किसी और खुदा के तो नहीं है ना? बेशक। ठीक है? तो क्या ये आपस में सुलह के साथ या आपस में एक-दूसरे को फ़ॉरगिव करके या मूव ऑन करने के एतबार से कोई डिवाइस कर सकते हैं ये चीज़? सो खैर कब आएगी? ये सैलाब क्यों आते हैं? ये कोरोना से सत्यानाश क्यों हो जाता है? या अनयूजुअल बारिशें जो आ रही हैं, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट सारा मसला आ रहा है, क्या इस सारे में अल्लाह को मेहरबानी कर नहीं सकते हमारे ऊपर? तो इंसानों के साथ नफ़रतें और दूसरों को कमतर समझना और ख़ुद को सुपीरियर समझना, ये मुझे लगता है कि एक ऐसी बीमारी है, रूहानी बीमारी ही होगी, कि जिसमें आपको नेकी का किबर हो जाता है। अपने अपने अंदर ये ख़्याल है कि मैं अल्लाह का ज़्यादा प्यारा हूँ और दूसरे इन्फीरियर हैं। चूँकि मैं ज़िक्र इलाही करता हूँ या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं खैरात करता हूँ या मैं जिहाद करता हूँ या व्हाटएवर द केस इज़, तो मैं अल्लाह का प्यारा हूँ और जो मेरा मुखालिफ है, वो अल्लाह का भी दुश्मन है। और य ऐसा तो नहीं है, वो भी बिल्कुल अल्लाह का नहीं। प्यारा ही है, वो भी अल्लाह बेशक। का बंदा ही है, बंदा अल्लाह ने ही है। उसको भी बनाया ही है। उसी तरह ही बनाया है जिस तरह आपको बनाया है। सो अपने आप को सुपीरियर समझना ये कोई अल्लाह के सामने लगता है जैसे बात समझने वाली है नहीं, कि पायन किस हिसाब नाल तुसी सुपीरियर हो? किस तरह तुमने ये सोचा कि तुम बेहतर हो और ये घटिया है? खुद ही हिसाब लगा लिया और अब उस बेस के ऊपर यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू पनिश हिम। मतलब व्हाट नॉनसेंस। राइट, सो बेसिकली जो मैं इसको क्रक्स अगर मैं करना चाहूँ, तो हम अपने अंदर देखें कि मैं मुझे जो अल्लाह पाक ने जिससे नवाज़ा है, मैं उसको कितना बरूए-कार ला रहा हूँ फॉर अ ग्रेटर गुड। और अगर किसी से मैं एग्री नहीं भी कर रहा, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड हिम एज़ एन इक्वल पर्सन। और अल्लाह की खैर उस पे भी, अल्लाह की खैर मेरे पे भी है। और वो खैरों ने मिलकर एक ग्रेटर खैर पैदा करनी है। हाँ, हमने आपस में दुश्मनी नहीं बल्कि खैरें बाँटनी है। ट्राई कर लें, मेरा मतलब एक तो ये भी करके देख लें ना, हो सकता है अल्लाह खुश हो जाए, इन्हीं बातों से खुश हो जाएँ। एक कॉन्सेप्ट है ना, मूविंग फॉरवर्ड, राइट, इफ यू डोंट मूव ऑन बिकॉज़ ऑफ द ग्रजेस दैट यू हैव, बट यू कैन ऑलवेज़ मूव फॉरवर्ड। पास्ट को पीछे रख के और उन हेट्रेड ग्रजेस को साथ रख के यू कैन मूव फॉरवर्ड, इफ नॉट मूव ऑन। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग दैट? ईगोज। सो अगर उसकी पावर आ गई तो फिर क्या होगा, अगर इसकी पावर आ गई तो फिर क्या होगा? सो फियर क्या है? फियर ये है कि ये मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा। फियर ये है कि मेरे ऊपर मुकदमे होंगे। फियर ये है कि मैं दोबारा पावर में नहीं आ सकूंगा। तो फिर हाउ डू यू लेट गो ऑफ दैट फियर? फियर का ही मसला है ना। हुँ, तो अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि फियर से निजात भी मैं ही देता हूँ। बेशक। फियर फ्यूचर का होता है और पास्ट का हुज़्न होता है, हैं? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ना उनको खौफ होगा फ्यूचर का, कि रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वला हुम यहज़नून, तो उनको हुज़्न व मलाल नहीं होगा, पास्ट का रिग्रेट्स नहीं होंगे। तो ये कौन देता है? अल्लाह देते हैं। अल्लाह की ज़ात। तो किसको देते हैं? हैं? जो अल्लाह के वली होते हैं। कुरान में लिखा है कि जो मेरे वली होंगे, उनको मैं ये चीज़ दूँगा दुनिया में ही। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद द फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, प्लेजर टू हैव यू अराउंड। सेम फॉर थैंक यू। यू। थैंक यू।